हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। क्या एकदम जोर शोर से तैयारी चल रही है आपकी। तो एक बार फटाक से अपने क्लास को क्या कर देना है, लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ क्लास को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं ये जो चैप्टर होता है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, कल इसके कुछ भाग हम पढ़े हुए थे और बाकी जो बचे हुए भाग हैं आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास को करना, पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच में क्लास छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, और इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद अंत में हम दो सवाल है, शायद दो सवाल मैथ के सवाल बताएंगे जो आप ही में से किन्हीं दो बच्चों का डाउट है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं मेरे भाई? हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार बताइएगा जरा। चैप्टर क्या नाम है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भैया चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं मैथिली का, और क्या नाम है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा। परिचय एवं व्याख्या हम लोग जान रहे थे। कल हमने परिचय यानी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। ठीक है, व्याख्या की ओर अग्रसर थे। व्याख्या के बारे में हम लोग व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ चुके थे। कब कब की पढ़े थे? 1857 की क्रांति, जिससे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस सिपाही विद्रोह को शुरुआत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? मंगल पांडे। आपने जाना था कि मेरठ के छावनी में, सैनिक छावनी में मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी को क्या करते हैं? गोली मार देते हैं 1 मई 1857 को। और ये जब ये विद्रोह जो शुरू होता है वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है, और जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नए नेताओं के द्वारा, अलग अलग जो शासक थे उनके द्वारा क्या होता है, आंदोलन शुरू हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा कानपुर में नाना साहब, नहीं, उसी तरह आपने पढ़ा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है मेरे भाई? तो इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उनसे आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। हम आगे कहां तक जाएंगे? आपको कल बंग भंग आंदोलन भी बता दिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी नहीं स्वराज की स्थापना के लिए, स्वदेशी शासन के लिए आवाज उठने लगी थी। और हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे मेरे भाई? देख लेते हैं कहां तक पढ़ लिए थे हमने। ये सब तो पढ़ लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन आप पढ़ा था, बंग भंग आंदोलन हुआ था। और इसके बाद आपने ये कलकत्ता अधिवेशन भी पढ़ लिया था ना? हाँ, 1907 में। अच्छा, ये यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो एक चीज तो याद रखना है, कांग्रेस, एक चीज यहाँ पर याद क्या रखना था कि कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का, सॉरी 1906 में। ये तो याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए आज यहां से पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे। तो किंतु इस समय धरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो विचारधारा के संघर्ष शुरू हो गए छल। यानी अगर बात करी 1906 के, जिसमें खुद के सरकार गठन करे के की चल चले उद्देश्य से, खुद अपन सरकार गठित करे के वो उद्देश्य बन ले कोई में, कलकत्ता अधिवेशन में, यानी भारत में स्वयं के सर यानी भारतीय सरकार बनवे के एकता की बनले उद्देश्य राखल गेले। एके लेल कलकत्ता अधिवेशन हुई 1906 में, ये तो पता छे। लेकिन एके बाद की हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो विचारधारा के संघर्ष शुरू हो गए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूगो विचारधारा उत्पन्न हो गए, यानी दो तरह के विचारधारा। अब मान लिया एक पार्टी में दो तरह के विचारधारा मेरे भाई, एक पार्टी में दो तरह के विचारधारा, अनबन तो होगा, मतभेद तो होगा, संघर्ष तो होगा या नहीं होगा? संघर्ष होगा ना? तो संघर्ष होगा तो कैसे संघर्ष शुरू हो गए? कुछ लोग नरमपंथी चला, नरमपंथी आप पढ़े भी होंगे, कुछ लोग की चला नरमपंथी चला और कुछ लोग गरमपंथी। ठीक है, यानी दो तरह के विचारधारा, यानी एगो नरमपंथी और एगो गरमपंथी।
कहै छै गरमपंथी लेकिन व्यापक जन आंदोलन के पक्षधर छला। जो गरमपंथी थे एकदम गरम खून वाला, चाहते थे खूब बहुत बड़ा आंदोलन हो, ठीक है, उसके पक्षधर थे। और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति हुनक लक्ष्य छलिन। एहि लेल ओ बहिष्कारक आंदोलन ओ सब असहयोग आंदोलन परिणाम करऽ चाहै छला। किंतु जे नरमपंथी छले सब एहि पक्ष में नहीं छला। बहुत बड़ा आंदोलन करे के पक्ष में नरमपंथी लोग नहीं चला, ठीक है। अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छले। यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन, याद रखिए ये सब इतिहास में भी पूछता है भैया, सूरत अधिवेशन कब हुआ था बताओ जल्दी से? 1907 में, याद रखोगे? जल्दी बताइए, सूरत अधिवेशन आपके पास एक क्वेश्चन आया, सूरत अधिवेशन कब हुआ था जल्दी बताओ? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, याद रखिएगा। ये सब वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। कैसे कांग्रेस के विभाजन भ गेल, राष्ट्रीय आंदोलन पर एहि विभाजनक प्रतिकूल प्रभाव पड़ल। नेता लोकनिक बाद में एहि तथ्य के अनुभव केलिन, मुदा तदाधरि बहुत कुछ घटित भ चुकल छल। 1907 में कांग्रेस के विभाजन हो जाए। 1907 में जब सूरत अधिवेशन होइ छै तो ओइ में की होइ छै? कांग्रेस के विभाजन विभाजन, बुझलिए, कांग्रेस के विभाजन। तो एहि में मूल बात की याद रखे के 1906 के बाद कांग्रेस में दूगो विचारधारा उत्पन्न भेलै, एकटा नरमपंथी और एकटा गरमपंथी। जे गरमपंथी छले उ एगो व्यापक जन आंदोलन के पक्षधर छले, और जे नरमपंथी छले एहि विचारधारा के नहीं छले, वो व्यापक जन आंदोलन नहीं चाहे छले। और आगे चल करके 1907 में कांग्रेस के नहीं सूरत अधिवेशन होइ छै, और एहि अधिवेशन के बाद कांग्रेस दू भाग में बट जाए छै, जै के कारण अपन देश के ऊपर बहुत नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ले। जे आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहा छले भैया उ अहाँ के नहीं चलले, नहीं भ पेले, ठीक है, और बहुत सारा घटना सब घट गेले, बुझ गेलिए? आगे समझियो। अब महात्मा गांधी के प्रवेश होइ छै। देखियो अब कगर प्रवेश होते महात्मा गांधी हमर राष्ट्रीय पिता ने, तो भारत महात्मा गांधी के प्रवेश से स्वतंत्रता आंदोलन के एक नव दिशा भेटल। अब जखन महात्मा गांधी के राजनीति में प्रवेश होइ छै, भारतीय राजनीति में प्रवेश होइ छै, तो एक नया दिशा मिले छै। नया दिशा मिलले, कहल जाय छै कि जे गांधी जी चंपारण आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेवे शुरू कैलिन। जैसे चंपारण आंदोलन भेले, गांधी जी में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेलखिन। चंपारण के कहानी पता होत कि चंपारण किसान पर अंग्रेज अत्याचार प्रकष्टा पहुंच गेल छल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण आवे के लेल बाध्य क देले। गांधी जी तिनकटिया पद्धति के विरोध में काज करब शुरू क देले, और अंततः चंपारण से अंग्रेज के बगान मालिक के जे भगावे में सफल भेला। तकरा बाद वो गुजरात, अहमदाबाद तथा खेरा आंदोलन के हुनक कार्य। तो सबसे पहले आंदोलन में जो भाग ले छथिन गांधी जी वो छै कौन? चंपारण आंदोलन। हाँ जनित हुए किसान आंदोलन। की छले किसान आंदोलन? तो बिहार के चंपारण में नहीं अंग्रेज के द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार कयल जाय छले। अब अत्याचार की कयल जाय छले? तो किसानों के 3 कठिया प्रणाली के तहत ब्याज दे पड़े छले, लगान दे पड़े छले। 3 कठिया प्रणाली की छले? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर जे है ना, जमीन के यानी लगानी दे, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा वाला प्रोसेस छले, जे में ओकरा लगान दे पड़े छले, ओइ पर खेती करे पड़े। यानी 20 कट्ठा में मान लिया 20 कट्ठा जमीन छे, ओइ में से 3 कट्ठा पर ओकरा नील के खेती करे पड़े छले। कथि के खेती? नील के खेती करे पड़े छले। जै के वजह से ओतक के किसान बहुत दुखी रहे छले। किसान की होइ छले? बहुत दुखी। फिर से समझियो कहानी की छे। बिहार के चंपारण में किसान सब के ऊपर अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहल छले। अत्याचार में 3 कठिया प्रणाली लागू छले। 3 कठिया प्रणाली की छले? तो 20 कट्ठा अगर कोनो किसान के पास भूमि छे तो ओइ में से 3 कट्ठा पर ओकरा नील के खेती करे के पड़े छले। नील की खेती केला से सालों भर जे है ना खेत के उर्वरता खत्म हो जाए छले और दूसर फसल उत्पादन नहीं होइ छले। जे के वजह से ओतऽ के किसान सब बहुत नाराज रहे छले, बहुत दुखी रहे छले। किसान के दुखी नहीं देखल गेले तो राजकुमार शुक्ल ओतै के एगो स्थानीय नेता गांधी जी के आग्रह करे छथिन चंपारण आवे के लेल, और किसान के दुर्दशा देखे कहे छथिन। तब गांधी जी उनका अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर कतऽ अबै छथिन? चंपारण अबै छथिन, और ओतऽ शुरू करे छथिन चंपारण सत्याग्रह, यानी चंपारण किसान आंदोलन। एक के तहत जे 3 कठिया प्रणाली छले ओइ में ओकरा खत्म कयल जाय छै। गांधी जी के एमे बहुत बड़ा सफलता मिले छै। ओइ के बाद
चंपारण आंदोलन के बाद अहाँ जानै छियै गुजरात में सो आंदोलन होइ छै, अहमदाबाद में सो आंदोलन, खेरा में सो आंदोलन के लिए हुनक कार्य पद्धति जे ध्यान देबै, हुनक कार्य पद्धति प्रभावी सिद्ध भेल। 1920 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन, याद रखबै असहयोग आंदोलन कहिया भेलै 1920 में, याद रखबै बउआ सब गोटा, ऑब्जेक्टिव में पूछत, ई अहाँ के इतिहासों में पूछत, इहो में पूछत, ठीक है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लेलक। गांधी जी असहयोग आंदोलन मुख्य पुरोधा चला। अंग्रेजक संग असहयोग आंदोलन आ विदेशी वस्तु के बहिष्कार ई कार्यक्रम के संपूर्ण देश में चले लगल और राष्ट्रीय आंदोलन के एहि से बेसी बल भेटले। एकरा के बाद सवनीय अवज्ञा आंदोलन पूर्व पीठ से कहल जाइ छै। अब देखिए जब असहयोग आंदोलन जनित होवे, विदेशी वस्तु के बहिष्कार कल गेले, अंग्रेज के जते सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह सब चीज के की कल गेले बहिष्कार, और ई असहयोग आंदोलन चलायल गेल छलै ककरा 1920 में किनका द्वारा, गांधी जी के द्वारा, यानी मेन नेता अगर के चलखिन गांधी जी। और जब असहयोग आंदोलन होइ छै तो असहयोग आंदोलन से बहुत सारा ताकत मिले छै राष्ट्रीय आंदोलन के। और ओई के बाद असहयोग आंदोलन के बाद फिर होइ छै कथि, सवनीय अवज्ञा आंदोलन। कहिया होइ छै पता अछि, सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1929 के बाद ना 1930 में ना देख लेबै डेट। और एहि में अकर जे शुरुआत होइ छै ओइसे डांडी मार्च से, कोन मार्च से, डांडी, अकर जे शुरुआत होइ छै बुआ डांडी मार्च, अहाँ जनित होबै डांडी मार्च से शुरू होइ छै। डांडी मार्च अहाँ जनित होबै की छै, इतिहास में सबटा पढ़ने छै ना। तो एतेक सारा कहानी छै बुआ, बताओ एहि में एतेक समझ में एले, एतेक समझ में ले तो प्यारा सा दिल बना के भेजू सब गोटा के, एतेक समझ में एले हाँ या ना, फटाफट बताओ। साबरमती आश्रम से, हाँ नमक कानून का विरोध करते हैं, दांडी यात्रा, वेरी गुड। किसी को दिक्कत मेरे भाई, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो स्वतंत्रता क्रम, देखो एकदम शॉर्टकट में सबको समझ रहा है ना। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक भूमिका उल्लेखनीय है, यानी युवक सब सेहो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलकै। प्रथम विश्व युद्ध आ रूसी क्रांति बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी के आंदोलन के सूत्रपात भइल, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा छलै 1918 में 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध भेलै, ओहि के बाद रूसी क्रांति सेहो भेलै। रूसी क्रांति पता है इसके क्या भेलै, रूसी क्रांति क्या भेलै 1917 में, याद अछि ना, कई 1905 में भेल छलै, 1917 में सेहो रूसी के क्रांति भेलै। तो एहि सब से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सेहो एकटा बल भेटै छै। देखो कहै छै राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेशर दत्त, चंद्रशेखर आजाद सदृश स्वतंत्रता सेनानी लोकनिक क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखै छलाह। हिनक सबके बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम जे गतिशीलता भेटल से स्वराज्य के लग अनबा में सफल भेल। अब इस सब युवक छलखिन उस समय के, ये सब की छलखिन युवक, और इनका सबके योगदान के वजह से जो स्वराज की प्राप्ति होइ छै ना, इनमें स्वराज की प्राप्ति करे में बहुत ज्यादा मदद मिले, ठीक है, याद रखो। आगे देखियो कहै छै भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेहो वाम पक्ष उदय भेल। समाजवादी विचारधारा अगुआ बनला, समाजवादी के विचारधारा की बनला अगुआ। जवाहरलाल नेहरू, ध्यान से देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका सबके अनेक बिंदु पर गांधी जी से वैचारिक मतभेद रहे, यानी गांधी जी के जो विचार छले ओहि विचार के मतभेद किनका किनका छले, जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद छले, सुभाष चंद्र के साथ मतभेद छले। कहै छै तथापि 1936 ईस्वी और 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 एवं 39 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनब साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रभुत्व के प्रमाण थे। तो अतः से एक वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया छलखिन, बताओ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया छलखिन, कब बनला 1936 और 1937 में। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया बनला 1938 से 39 तक, याद रखबे, सब गोटा के याद रखे के। प्रणाम प्रणाम, बताइए याद रखिएगा सभी आदमी, ये सब वीवीआई पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे 1936 और 37 में, सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में, ठीक है। आगे देखियो नेहरू अपन कार्यकारिणी समिति में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण,
अच्युत पटवर्धन सन समाजवादी के रखलीन। और जब अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष थे तो अपने कार्यकारिणी में किस किस को रखे थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत नहीं पटवर्धन, ये सब समाजवादी लोग थे, इसको अपने साथ रखे। बाद में नेहरू सुभाष चंद्र बोस में सोहो वैचारिक मतभेद हो गए। अंत में आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के सोहो विचार में की भेले मतभेद भेले, कुछ बात के लोग के मतभेद हो गए। ठीक है, और बोस स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देवा के लिए अग्रसर हो गया और सुभाष चंद्र बोस जे छे वो जे स्वतंत्रता संग्राम छे ओकरा एगो क्रांतिकारी रूप दे के लिए तैयार हो गया, ओई के लिए आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ई कहानी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखियो कैसे द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता के गति में तीव्रता आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध पता है कब हुआ था, बताइए तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से, याद रखिएगा 1939 से 1945। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेरे भाई क्रांति में तो और 4 चांद लग गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और गति आ गया। और क्या गति आ गया, तो उसी दौरान क्या होता है 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो के नारा दिल गए, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन नाम सुने होंगे, हाँ, और अंततः अंग्रेज के भारत छोड़ा पड़ले, भारत स्वतंत्र भेल आ अपन संविधान के अनुसार शासन तंत्र के शुभ आरंभ करे छथिन। ठीक है, भारतवर्ष के भेटले। भारत कहिया आजाद भेले, तो 15 अगस्त 1947 के, याद रखबे भारत की भेले स्वतंत्र भेले, याद रखबे। अपन देश कहिया आजाद भेले, 15 अगस्त 1947 भारत कहिया आजाद भेले, हाँ, और भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेले 1942 में। ठीक है, और अंततः अपन देश आजाद हो गया। अब अतः तक ठीक से पढ़ ले लिए, अतः तक आजादी के क्रम देख लिए। अब संक्षिप्त में शॉर्टकट में संविधान के निर्माण पढ़वे, कथी पढ़वे, अब अतः से जो टॉपिक पढ़वे उस संवैधानिक रूपरेखा के बारे में अपना सब जाने के कोशिश करवे। ठीक है, चलो शुरू कर जाए, एकदम बढ़िया से ध्यान देवे। ठीक है, संवैधानिक रूपरेखा के जाने के कथी करवे कोशिश करवे अपना सब गोटा। चलिए, अपन भारत के संविधान कहिया लागू भेले बताओ, भारत अतः से शुरू कर दी ना। देखियो, स्वतंत्र भेला के बाद स्वतंत्र भारत संविधान बनवे लेल संविधान सभा के गठन कल गेले, यानी जब देश आजाद भेले स्वतंत्र भारत के संविधान बनावे के लेल ककर गठन भेले, संविधान सभा के। ई सभा अत्यंत व्यापक और संपूर्ण संविधान के निर्माण केलक। इस संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्र के की भेले स्थापना भेले। अब किया कबे 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्र के स्थापना भेले, किया कि 26 जनवरी 1950 से लागू भारतीय संविधान विश्वक प्राय सर्वाधिक मानवीय या उदात्त संविधान अछि। किया कि भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 के लागू होइ छै, जे विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान छै। वस्तुतः इस संविधान के निर्मातागण सतर्क रहते जे भारत सन विशाल आ विविधतापूर्ण देश के संविधान एहन होय के चाही जे तत्कालिक समस्या के समाधान मात्र नहीं अपितु स्थायी दिशा निर्देश प्रस्तुत करवा में समर्थ होई। अब जे कोई संविधान के निर्माण करे वाला छै बुआ, ये सब पूरी तरह से सतर्क चल के ये संविधान के निर्माण जे छै एहि हिसाब से कल जाए कि अभी के जे समस्या छै, तत्कालिक जे समस्या ओकर निपटारा तो भइए जाए, साथ ही साथ भविष्य के भी समस्या के निपटारा एमे दो दिल जाए। और ए के अनुसार ई नहीं कि चलो अभी फिलहाल छे तत्कालिक समस्या छे तो कुछ दिन के लिए बना लिया संविधान फिर बाद में बदल दिल जेते, एहन कोनो बात नहीं छे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? हाँ, आइए देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर आप विभिन्न देश के अनुभव संतुलित समन्वय कैला से एहि संविधान के निर्माण संभव है। अब अहाँ के पता हो भारतीय संविधान के जब बनायल गेले तो एमे बहुत सारा देश के संविधान के की कल गेले, बहुत सारा देश के संविधान से लेल गेल छै। फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, हर एक के संविधान से कुछ कुछ जे तथ्य छै ओकरा लॉ के ओकरा अंदर ओकरा में तालमेल बना के स्थापित करके बनायल गेल छै। जखन संविधान निर्माण भेले तो अनुच्छेद क्या गो छले 395। ठीक है,
और अनुसूची 10 गो लगभग। और क्या खंड में भाग क्या गो चले 22 खंड। पृष्ठ क्या 4 से भारतीय संविधान एहन अछि। बताओ तो बताओ जखन संविधान के निर्माण कल गेले तो अनुच्छेद क्या संविधान में कितने अनुच्छेद बताइए 395 याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद अनुसूची क्या ये मूल संविधान ना 10 टा ठीक है। भाग क्या 22 भाग संविधान के क्या भाग 22 भाग। और क्या गो पन्ना चले संविधान के पृष्ठ पेज क्या 400। ये एकदम ध्यान रख मूल संविधान अब तब बढ़ गए सब कुछ बदल गए कुछ नया भाग सब जुड़ गए हैं ठीक है। हाँ इसको ध्यान रखिएगा ये वर्तमान का नहीं है उस समय का है ठीक है। आगे बढ़ते हम देखिए एक देश भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियम ऋणी अछि। भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में जब भारतीय शासन लेल जब पारित बहुत सारा कानून छे ओकर ऋणी अछि। तो दोसर देश ब्रिटिश अमेरिका देखियो फ्रांस कनाडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड आदि देश के संविधान के कतिपय विशिष्ट तथ्य के एहि स्थान में देल गेल अछि। यानी भारतीय ब्रिटिश शासन में जे कुछ नियम छे ओकरो लेल गेल छे ओई के साथ साथ और कत कत के संविधान लेल गेले ब्रिटेन के अमेरिका के फ्रांस के कनाडा के ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड आदि सभी देश के की है संविधान के अपन भारत के संविधान में स्थान दिल गेल छे। बुझ गेलिए याद रखबे। देखियो संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बनला याद रखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जल्दी बताइए पढ़े भी तो पिछले दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन भीमराव अंबेडकर। अच्छा प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखते हैं कितने बच्चों को पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने बताइए के अध्यक्ष कौन थे अंबेडकर जी शॉर्टकट में हम कहते हैं अंबेडकर ठीक है अंबेडकर जी। अच्छा एक बात बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पता है जल्दी बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। देखियो इनमें बहुत कुछ बात कहल गए समझ में गौर से की कह देखियो हाँ अपन नवीन संविधान में जो कोनो नव बात भ सकैत अछि त यह जे ओहि सँ पहिने प्रचलित संविधान सब के त्रुटि मार्जन क देल जाय अथवा तकरा देशक आवश्यकता अनुरूप बना देल जाय। अब जखन संविधान के निर्माण कल गेले तो ओई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई कहलखिन कि अगर मान लिया आगे चल करके अगर संविधान में कोनो नया बात जोड़े के होते तो अहाँ जोड़ सकै छियै ठीक है। एहि में ऐसे कोई प्रचलित नियम छले आ उ नियम में कोनो तरह के त्रुटि छे तो ओकरा की कल जाय सुधार क देल जा सकै छे ई बात कहल गेल। आवश्यकता अनुसार संविधान में थोड़ा बहुत संशोधन कल जा सकै छे ई कहल गेल बुआ ठीक है। चारू कात उपलब्धि नीक बात समायोजन से जे विशाल संविधान बनल तई में ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चतम ब्रिटिश से कथी लेल गेले संसदीय सर्वोच्चतम याद रखब जब संविधान बनायल गेले तब ब्रिटिश सरकार के जे संविधान छले ओइसे की लेल गेले संसदीय जो सर्वोच्चतम होय छे ई ब्रिटिश से लेल गेल छे। अमेरिका से संघात्मक व्यवस्था लेल गेल छे आ स्वतंत्रता लेल गेल छे आ निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत ये सब कत से लेल गेल छे अमेरिका से। ये सब आगे चलकर पढ़ पड़त आगे ठीक है संविधान जखन पढ़बे तो ये सब जानबे। तो अमेरिका से कथी कथी लेल गेल है संविधान में संघात्मक व्यवस्था स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत ये सब कहां से लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया आदर्श पर संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया संविधान में कहां से लिया गया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से देखा देखी संघ और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र समवर्ती सूची आप जानते होंगे ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का व्यवस्था जो है ये कहां के संविधान से लिया गया आयरलैंड से। ये सब मूल बात याद रखिए। ब्रिटिश से क्या लिया गया बुआ ब्रिटिश से क्या लिया गया ब्रिटिश से लिया गया संसदीय सर्वोच्चता ठीक है।
दूसरा, अमेरिका से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनरीक्षण। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से आदर्श पर संघ, राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से संघ, देखा देखी, संघ और राज्य दोनों के अधिकार है। राज्य और संघ केंद्र के जो अधिकार होते हैं, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सब लिया गया कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। फ्रांस से क्या लिया गया था? बंधुत्व, भाईचारा, ये सब आपको लिया गया था। ये सब लिया गया था कहां से? फ्रांस से। ठीक है, बताइए इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए आप सभी, तभी से बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो एक प्यारा सा बताइए मेरे भाई। अभी तक जो बताएं ये, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? नहीं है भैया, चलिए। सर मैथिली में पद्य खंड का जो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराए थे वो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। जाओगे लाइव सेक्शन में, सुनो ना, प्ले जाओगे चैनल पे जाओगे तो लाइव सेक्शन में जाना और उसको थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर, ठीक है? मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक से खोजो मिल जाएगा, सारा तो उसी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए निर्मित, हाँ आगे क्या कहता है सुनिएगा, आगे क्या कहता है? कहता है कि निर्मित, लिखित, आज सर्वाधिक व्यापक भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार तथा एकल नागरिकता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करते हैं, जैमें अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सब लोग के मौलिक अधिकार, सामाजिक समानता सिद्धांत आधार पर एक कल्याणकारी राज्यसभा के स्थापना आदर्श प्रस्तुत किया गया और भारतीय संविधान के समस्त विशिष्ट उल्लेख अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान प्रस्तावना में भेल अछि। यानी कहने का मतलब आपको पता, हमारे भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है, सर्वाधिक व्यापक, यानी भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार है। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष होता है या 18 वर्ष से ऊपर होता है तो उसको वोट देने का अधिकार है। एकल नागरिकता है, अपने भारत की नागरिकता कितनी? एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता कहते हैं। और इस सब के आधार पर क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। अपना देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अपने देश का कोई धर्म नहीं है, अपना देश में सभी धर्म को एक जैसा अधिकार दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है मेरे भाई भाई। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, सामाजिक मौलिक अधिकार आपको पता है कि 6 मौलिक अधिकार है, पता है ना सबको? उसमें की अगर बात करें तो अधिकार और सामाजिक समानता के सिद्धांत पर जो मौलिक अधिकार है ये सारे कुछ दिया गया है। क्लियर है? इसमें कुछ है नहीं उतना इंपोर्टेंट। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान विशिष्टता में उल्लेख एक प्रस्तावना में भेल, यानी भारतीय संविधान में क्या क्या दिया गया है इस सब का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया। याद रखिएगा, वर्तमान भारतीय राजनीति तथा सामाजिक परिवेश में प्रस्तावना उल्लेखित सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत विशेष व्याख्यात्मक अपेक्षा रखते। प्रस्तावना में नागरिक लेल सामाजिक मात्र नहीं अपितु आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर की कल गए बात सो कल गए। भारतीय जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है मेरे भाई, तो प्रस्तावना में क्या सब है? धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, नहीं मौलिक अधिकार की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालन स्वतंत्रता और समानता तो सर्वत्र मान्य रहल अछि, किंतु भारतीय संविधान में न्याय पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय संविधान में न्याय पर क्या किया गया है? विशेष जोर दिया गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्रेत छल जे मनुष्य में जाति वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेदभाव नहीं कल जा, आप प्रत्येक नागरिक उन्नति समुचित अवसर उपलब्ध हो, यानी हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिले, जाति धर्म लिंग इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। ठीक है, ये सारी कहानी है। ठीक है, ये सब प्रस्तावना में बताया गया है। आगे देखें, कहता है जो दुर्बल वर्ग है शोषण रोके के लिए अकरा लेल विशेष यत्न तहिना करे, आर्थिक न्याय से अभिप्रेत छल के उत्पादन या न्यायोचित विभाजन व राजनीतिक न्याय से तात्पर्य छल नागरिक सम्मान, नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्ति। अगर इसमें भी अगर देखें मेरे भाई कुछ पॉइंट को देखें तो आपको पता है कि जो पिछड़ेपन लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं उसको क्या है? एक विशेष छूट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सब आगे बढ़ सके, सब क्या हो? डेवलप हो। तो ये सब खैर बातें हैं, ये सब उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। आगे चले हम,
प्रस्तावना में जय दोसर बात पर बल देल गेल अछि, नागरिक विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता जगह, अच्छा ये तो पढ़ लिए ना, देखते हैं। नागरिक मौलिक अधिकार कहल गेल अछि, विचार अभिव्यक्ति भाषण स्वर्णिम आदि महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता अछि, नहीं है। प्रस्तावना में दूसरा बात क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी विचार व्यक्त करने की क्या है, अधिकार है, नहीं। मतदान में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। प्रतिनिधि चुनाव नए निर्वाचन प्रत्याशी होवे के क्या है, अधिकार है। सार्वजनिक पद नियुक्ति लेल अभ्यर्थी होवे के लिए क्या है, आप किसी पद के अभ्यर्थी यानी आप किसी फॉर्म को भरने के लिए क्या है, अधिकार है। सरकारी नीति आलोचना करे, सरकार की नीतियों का आलोचना करने का क्या है, अधिकार है। राजनीतिक स्वतंत्रता, ये सब क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। कई प्रकार के स्वतंत्रता संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में परिगणित कल गई, यानी अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, नहीं जी। और तकर संख्या कहते चले 7, मौलिक अधिकार क्या हो चले 7, लेकिन याद रखो बाद में संपत्ति के जो अधिकार, मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है भाई वो हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार मात्र कितने हैं, 6 है। मौलिक अधिकार कितने हैं भाई, मात्र 6 है, पहले कितने थे, 7। तो किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया। देखो ये सारी बातें ना जो जितने हमारे मौलिक अधिकार है उसकी चल रही है, थोड़ा अपने से भी पढ़ोगे समझ जाओगे। कारण क्या था, मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटाने का कारण क्या था। अच्छा अब तो मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। एहि अधिकार सबक क्रियान्वयन व्यवस्था तो संविधान केल गेल अछि, विभिन्न परिस्थिति में एकरा प्रतिबंध लगावे के व्यवस्था सेहो केल गेल अछि। अगर मान लीजिए ये जो मौलिक अधिकार है तो इसमें 6 है, 7वां हटा क्यों दिया गया, संपत्ति का अधिकार क्यों हटा दिया गया, क्योंकि मेरे भाई अगर मान लो सरकार कोई विकास करने के लिए किसी भूमि पर किसी संपत्ति का वो क्या करते थे, तो उपयोग में लाना चाहते थे, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था ये उस अधिकार क्षेत्र को क्या करता था, छीन लेता था, यानी सरकार उसमें डेवलप नहीं कर पाती, यानी सरकारी कामकाज में बाधा होती थी। मान लीजिए हम जिस बिल्डिंग में अभी रह रहे हैं, अब ये हमारा संपत्ति है तो ये कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन अगर मान लो सरकार की कोई योजना है और इसके लिए इस बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार नहीं ले सकती थी, क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। तो इससे सरकार देश के विकास में क्या आती थी, समस्या आती थी। इस वजह से क्या किया गया, मौलिक अधिकार में से किसका अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और एक बात और है, आपके मौलिक अधिकार को क्या कर छीन भी लिया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, जैसे आपातकाल लागू होता है, तो आपातकाल लागू होने के बाद आपकी जितने सारे 6 के 6 जो मौलिक अधिकार है वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सब छीन लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकार संघ नागरिक 10 मूल कर्तव्य सोह सूची में जोड़ल गया। मूल कर्तव्य कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य कितने हैं, 10। ये कौन से संशोधन में जोड़ा गया था, 42वां संशोधन में, याद रखिएगा। संविधान का 42वां संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और मूल कर्तव्य कितना है, 10, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रस्तावना में 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण के वृद्धि धर्मनिरपेक्ष शब्द को सो भी जोड़ा गया था। 42वां संशोधन में आपको यह भी याद रखना है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है पहले शुरुआत में नहीं है, मूल संविधान की संरचना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें धर्मनिरपेक्ष को भी क्या किया गया, जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष जानते ही हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव करना क्या है, निषेध है। अच्छा, संविधान में शुरुआत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि समाप्त कर वयस्क मताधिकारी आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति अपनायल गई। वस्तुतः ब्रिटिश शासन काल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि पद्धति आरंभ कल गई। अच्छा, सांप्रदायिक पद्धति प्रतिनिधि जो था ये कब शुरू हुआ था, 1909 में, याद रखिएगा। और इसी के वजह से धर्म के आधार पर जो राजनीति होता है ये 1909 में शुरू हुआ था, और इसी के बाद इसी के परिणाम, इसी प्रतिनिधि के कारण ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चलता था, जो पद्धति शुरुआत हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1909 में मेरे भाई, याद रखिएगा। इसी पद्धति के कारण जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होते ही हमारा देश कितने भाग में बट गया था, 2 भाग में, नहीं, इसी का दुष्परिणाम है, इसी पद्धति का दुष्परिणाम है, जिसके कारण हमारा देश 2 भाग में बट गया, भारत और पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पर बांटा गया, ठीक है। भैया क्लास करते करते आंख दर्द कर रहा है, थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, बस सुनिए, आगे बढ़े। देखियो, उपयुक्त सब प्रावधानक माध्यम से वस्तुतः भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के प्रयास कलक, जिसमें अल्पसंख्यक धार्मिक
जिसकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। भाषागत और सांस्कृतिक हित की रक्षा कैल जा सके तब पिछड़ापन जाति और जनजाति की नागरिक की राजकीय सेवा, विधानसभा, संसद आदि में विशेष संरक्षण देते जाए। संविधान में दलितों उद्धार लेल अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था जेना संविधानक 17वां अनुच्छेद में कहल गेल छै अस्पृश्यता अंत कैल जाए आ कोनो रूप में तकर आचरण के निषेध कैल जाइत अछि आ एहन आचरण करियो ते दंडनीय होते। यानी आपको पता है कि अब अपने देश में कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर जिसकी संख्या कम है उसका शोषण नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और यह बात कब कही गई? यह बात की गई जब संविधान का कौन सा संशोधन होता है मेरे भाई? संशोधन 17वां अनुच्छेद, याद रखिए, सॉरी 17वां अनुच्छेद में संशोधन कहते हैं। संविधान के 17वां अनुच्छेद में ये बात कहा गया और कहा गया है कि अगर कोई इस धर्म, जाति, नहीं लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। एक क्रम में नियोजित आर्थिक विकास अवधारणा के प्रावधान का भारतीय संविधान में समाजवादी समाजक स्थापना नीति के स्वीकार कलक। संविधान सभा में प्रस्तावना के प्रारूप विचार होवे के काल भारत के समाजवादी गणराज्य कब प्रस्ताव कयल गेल छल, मुदा तखन ई ककरो स्वीकार नहीं भेले, नहीं अस्वीकार कऽ देल गेल जे आर्थिक विकास के नीति मुक्त छोड़ जाए के चाहिए। कहबाक तत्पर्य ई छलै कि भारतीय संविधान आन देश के संविधान से की होबाक चाहिए, अपन नागरिक लेल मात्र राजनीतिक कानून समानते पर नहीं सामाजिक समानता पर सेहो की दे बल देल जाए। यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ मेरे भाई तो उसमें साफ बात कह दिया, माने विचार दिया गया कि अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था हो कैसा हो? समाजवादी हो। लेकिन कहा गया नहीं, अभी अर्थव्यवस्था को छोड़ दीजिए, मिश्रित रखिए, समाजवादी रखिए, पूंजीवादी रखिए, बाद में देखा जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में कानूनी समानता तो है ही, साथ साथ क्या है? सामाजिक समानता भी है। तो यही चैप्टर था, जो मेन पॉइंट सब था वो हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। यहाँ पर ये चैप्टर अब क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है। तो ये था आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया ना? सबको समझ में? बताओ, ये चैप्टर समझ में आया? समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजो। इसके बाद हम 2 मैथ का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। अब जो है 2 मैथ का क्वेश्चन, जो आप ही सब में से कोई प्यारा सा बच्चा ये क्वेश्चन भेजा है। ठीक है। 2 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग भी अगर सीख लीजिएगा, देखिएगा आता है, अगर नहीं आता हो तो सीख लीजिएगा। ठीक है। चलिए बताया जाए, सबको आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अब हम मैथ के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लेते हैं बच्चों का प्रश्न। बच्चों का प्रश्न लिया जाए मेरे भाई, मेरे भाई बच्चों का क्या लिया जाए? प्रश्न लिया जाए। चलिए बच्चों का प्रश्न लिया जाए। एक बच्चा है ये, सबसे पहले इनका प्रश्न लिया जाए। ये बच्चा का प्रश्न क्या था? देखो बहुत पहले ये प्रश्न था, एक कब पूछा था बता नहीं पाए थे, शायद पता नहीं, लगभग है 4-5 दिन पहले पूछा होगा। ठीक है। ये प्रश्न को देखा जाए। फिर एक और प्रश्न है, एक बच्चा और प्रश्न पूछा था। ठीक है। आराम से सीखना, देखते हैं कितना बच्चा इस प्रश्न को बना सकता है। तुम लोग बना लोगे, मेरे बहुत बच्चा तो इस प्रश्न को बना लेगा। बना लोगे? देखते हैं, चलो देखते हैं कौन सा बना पाता है। सवाल क्या है एक बार हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं। ठीक है। सवाल क्या है एक बार आपको पढ़ करके हम क्या करते हैं? सुनाते हैं। क्या आप ये सवाल देख पा रहे हैं? सवाल देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? देखिए, नहीं देख पा रहे हैं तो सुनिए। ठीक है। क्या कहता है? सवाल देख पा रहे हैं? गर्दा उड़ा दीजिएगा इस सवाल का। देखिए 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 सवाल क्या है? किसी त्रिभुज का पी क्यू आर में 2 बिंदु एस टी भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि पी एस बट्टा एस क्यू बराबर क्या है? पी टी बट्टा टी आर है, और ये कोण बराबर है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि पी क्यू आर एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। आज हम ऑफलाइन क्लास में ये सवाल भी पढ़ाए थे, ऑफलाइन वाला बच्चा को तो पता होगा, पढ़ाए थे आज सवाल। ये एग्जाम्पल में आपके प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए। कहता है पी क्यू आर एक क्या है? त्रिभुज है। पी क्यू आर एक क्या है? त्रिभुज है। एक भुजा है, एक रेखा जो है वो किसको? पी क्यू और पी टी को क्या कर रहा है? इस प्रकार विभाजित कर रहा है, इस प्रकार विभाजित कर रहा है, और इस बिंदु का नाम क्या है? एस और टी। इस प्रकार विभाजित कर रहा है कि पी एस बट्टा एस क्यू
बराबर है पीटी बट्टा किसका, टी आर का, और साथ ही साथ करें पीएसटी, पीएसटी कौन बने, ये कोण, और अगला कौन है पी आर क्यू, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी सवाल में देखो, सवाल बनाने का, कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल कैसे बनाओगे, सीखना सवाल में, सिद्ध करने वाला सवाल कैसे बनाते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले लिखोगे दिया है, तो दिया क्या है ये बताओ, दिया है, फटाक से बताओ क्या दिया है, बता सकते हो दिया क्या है, तो भैया दिया है कि पी एस बट्टा क्या चीज, एस क्यू बराबर है क्या है, पी टी बट्टा क्या है, टी आर का। एक ये बात दिया गया है, और क्या दिया गया बताओ, और क्या दिया गया, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू का, ये दो बातें दे दी गई है, क्लियर है। अब लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, बताओ सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध करना क्या है बताओ सब आदमी, यही ना, सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ना सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए एक सवाल आप सभी से, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, अगर मान लो ये त्रिभुज कहेंगे एबीसी एक त्रिभुज है, हम कहेंगे ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका मतलब दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर, मान लो ए बी बराबर होगा किसका, एसी का, यानी ये भुजा आपस में बराबर, या यही भुजा ये भुजा आपस में बराबर, यानी कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस सवाल में बेसिकली हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम दिखाएंगे कि कोई दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर कैसे करेंगे सिद्ध, सीखना सब आदमी क्या करोगे, सीखोगे। चलो देखो सिद्ध करते हैं हम। अब क्या लिखेंगे, प्रमाण, क्या लिखोगे मेरे भाई, प्रमाण। देखो प्रमाण कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे दिया क्या उसी से सिद्ध होगा, तो देखो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दिया है, पी एस बट्टा एस क्यू जो है ये बराबर है पीटी बट्टा टी आर। मेरे भाई एक थ्योरम तुम पढ़े होगे कि अगर मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, और मान लो डीई जो है एक रेखा है जो बीसी के समांतर है, बीसी के क्या है, समांतर, तब तुम पढ़े होगे थेल्स प्रमेय, क्या पढ़े होगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या पढ़े थे कि भैया एडी बट्टा में डीबी बराबर क्या होता है, ए बट्टा में ईसी, ये थेल्स प्रमेय का नियम कहता है, ठीक है। अब उल्टा सोचो, अगर मान लो ये अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम माने उल्टा से, प्रमेय दो पढ़े थे 6.2 में पढ़े होगे, तो प्रमेय थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हैं कि डी समांतर क्या है, बीसी होगा, ये भी तो कह सकते हैं हम। अगर डी समांतर बीसी है तो क्या होगा, एडी बट्टा, यानी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होगा, यानी एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, ये थेल्स प्रमेय से कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसी का उल्टा देखें तो एडी बट्टा डीबी अगर बराबर है ए बट्टा ईसी का, तो हम कहेंगे डीई समांतर है बीसी का, ठीक है। किस नियम से कहेंगे भैया, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो उसी चीज को यहां लिखेंगे हम, क्या करोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से आप कह सकते हो ना। अच्छा ये क्या है, तो ये दिया है, ये क्या है, दिया है, दिया है, तो विलोम से हम कह सकते हैं भैया कि भैया आप कह सकते हैं कि ये एस टी जो है ये किसका समांतर होगा, क्यू आर का, एस टी समांतर होगा क्यू आर का। अच्छा एस टी समांतर अगर क्यू आर है, एक बात और मुझे बताओ, क्लियर हो जाओ, अगर बताओ एक चीज और बताओ, अगर एस टी समांतर क्या है, क्यू आर है, बहुत लॉजिकली चीज है, समझोगे इसको, एस टी समांतर क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते क्या, देखो अब यहां से समझोगे, एस टी समांतर क्या है, क्यू आर है, तो अगर एस टी समांतर क्यू आर है, देखो एक बात बताओ, ये कोण आपस में, अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस नियम के तहत होगा, तो आप पढ़े होंगे, पढ़े, दो रेखा समांतर है, एक कोण अंदर में एक कोण बाहर में, क्या कहते हैं इसको, संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर, देखो सेम एज इट ऐसा ही है, एक अंदर, ये बाहर में है और ये अंदर में है,
तो हम कह सकते हैं संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप कह सकते हो भैया कोण पीएसटी जो है वो बराबर होगा कोण किसका, PQR का, PQR का। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। किस कारण से हुआ बराबर, संगत कोण। किस कारण से, संगत कोण से। ठीक है। परंतु एक चीज और है, दिया है, परंतु दिया है मेरे भाई, परंतु दिया है। क्या दिया है बताओ, दिया क्या है कि भैया कोण PST जो है ना वो भी बराबर है कोण किसका, PRQ का। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें, ध्यान से देखना। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें। 2 से आप कह सकते हो, समीकरण 1 और 2 से क्या देख सकते हो, तो देखो बायां साइड बराबर है PST, बायां साइड बराबर तो दायां साइड भी बराबर। कोण PQR जो है ये बराबर हो जाएगा किसका, PRQ का। ठीक है। अब PRQ का यानी ये कोण और ये कोण बराबर। और किसी भी त्रिभुज में अगर मान लो ये कोण बराबर है तो इसके जो सम्मुख भुजा होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं तो इसलिए कह देंगे भैया PQ जो है ये बराबर हो जाएगा PR का। क्यों, क्यों, तो समान कोण के सम्मुख भुजा है। समान कोण के क्या है, सम्मुख भुजा। समान कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा याद रखिएगा। अब बताइए किसी भी त्रिभुज की दो भुजा अगर आपस में बराबर तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। तो इसलिए कह देंगे अतः त्रिभुज PQR ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बताओ समझ में आया, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए किसी को दिक्कत, त्रिभुज है, ये कहानी खत्म होती है। तो बताइए प्रूफ हो गया। बताइए सवाल समझ में आया सबको। आज ये प्रश्न हम 2 बार बना लिए। बताओ समझ में आया, प्रश्न सबको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़े। हाँ भैया चलो अब एक और सवाल लेते हैं। एक बच्चा कहाँ से सवाल है देखा जाए भाई। अच्छा पहले एक मिनट, एक और बच्चा है कोई, एक और था सवाल देख लेते हैं। रुक जाओ, हट जा। एक और ये वाला, ये कौन है भाई, इतना सवाल नहीं बता पाएंगे। एक सवाल कौन आज, ये सवाल जो होगा 38 नंबर, किनका है ये, इनका कल बताएंगे। ठीक है, एक बता देंगे इनका। देखो अभी कम से कम 2 सवाल बता देते। ठीक है, कल बता देंगे उन बच्चों का सवाल। कल फिर आप भेजोगे प्रॉब्लम, कल बताएंगे। ठीक है, ये सवाल इसका बता देते हैं, अभी भेजा। ठीक है, अभी थोड़ा चूंकि इसलिए नहीं बता पाएंगे, रीजन बता देते, चूंकि माइक का ना बैटरी ज्यादा देर नहीं चलता है मेरे भाई, इसका रीजन एक ही है। ठीक है, माइक अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए बीच में बता रहे हैं डिस्चार्ज हो गया तो फिर तो समझ नहीं पाओगे, इस वजह से। नहीं तो बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, बस एक कारण यही है मेरे भाई, गलत मत समझना। ठीक है, तो कल बता देंगे। ज्यादा देर का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसका कारण यही रहता है कि माइक ज्यादा देर तक नहीं चलता है मेरे भाई। क्या करें, गरीबी आ गई है भाई। नया माइक लेंगे तभी काम चलेगा, नया माइक लेने में हालत खराब है अभी। चलो एक सवाल क्या है देखो, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है एक छिन्नक के आकार का। किसके आकार का, छिन्नक क्या जानते हो कैसा होता है, ऐसा। ये एक बाल्टी है छिन्नक के आकार का, इसकी धारिता है, धारिता बताओ, धारिता का मतलब कितना क्या होता है, आयतन। इसका मान लो त्रिज्या R होगा और इसका आयतन, आयतन कितना दिया है बताओ, छिन्नक का, बताओ बाल्टी का आयतन दिया है बताओ, हल में बाल्टी का आयतन कितना दिया है, बाल्टी का धारिता, बाल्टी का धारिता कितना है बताओ, बाल्टी का धारिता कितना है जल्दी बताओ, कितना दिया है, बराबर ना 12,308 दशमलव कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया। अब फटाक से कहता है बाल्टी के सिरे और पेंदी की त्रिज्या क्रमशः कितना है 20 सेंटीमीटर। देखो क्रमशः सबका दिया है, ये है 20 और ये कितना है 12। ठीक है, यानी R1 आपको दे दिया, R2 ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो बाल्टी की ऊंचाई और इस क्या है, और इससे बनाने में लगे धातु के चादर का क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इससे बने धातु की चादर को ज्ञात करना है। बताओ कौन सब बना लेगा,
हम बना लेंगे भैया, वेरी गुड। बना लेगा सब, बना लेगा। तो बताओ एक बार जो बना लेगा जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ, बाल्टी की धारिता का फॉर्मूला बताओ जल्दी। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करता है, जल्दी फॉर्मूला मुझे जल्दी बताइए क्या होता है। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है। जो बना लेगा उसको देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जवाब दीजिए जल्दी। एक भी बच्चा का जवाब नहीं आया, तो जल्दी बताइए फॉर्मूला, जल्दी मेरे भाई बताइए फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे पाई वो अभी तक नहीं बता पाया, बताओ भाई। बताइए क्या होगा, नहीं बता पा रहा है, बताओ। फॉर्मूला टाइप नहीं होता, अच्छा टाइप ही नहीं होता है, तो ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। चलिए, तो टाइप नहीं होता तो क्या किया जाए बताइए, हम ही को बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना। तो अच्छा शंकु काट के शंकु को काट के क्या बनाते हैं, छिन्नक बनाते हैं। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पता है, चलिए नहीं पता है तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई, पाई ना, अभी इनटू याद रखिएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या होता है R2 बराबर कितना दिया है 12,308 पॉइंट कितना 8। मेरे भाई सवाल में R1 आपको दिया था, R1 कितना है 12, 12 की 20, 20 और R2 कितना है, R2 कितना है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ इसका, अब बताओ निकाल लोगे 1/3 पाई का मान क्या होगा 22/7, ठीक है। पाई का मान अलग नहीं ना यूज करना है, नहीं यूज करना है। R1 कितना है 20 का स्क्वायर, R2 कितना है 12 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 क्या है 20 गुने 20, 20 गुने कितना 12, ठीक है, बराबर कितना है 12,308 दशमलव कितना 8, ठीक है। अगर बताइए गुना करेंगे तो क्या आएगा 22/21, इसको बताओ 20 बीसन 400, गलती हो गया, एच छूट गया ना, एच छूट गया, ठीक है, एच छूट गया था, सॉरी। 20 बीसन 400, 12 बरन 144 प्लस 12 दूना 24, 240, ये एच हो गया, बराबर कितना आ गया 12,308 दशमलव कितना 8। भैया एच निकालना है, सबको जोड़ लो, जोड़ लोगे 22, बताओ ये सही है या गलत है। आई से पहले आर क्यू होगा, मेरे भाई, मेरे भाई सुनिएगा आप, यहां पे क्या पूछा जा रहा है बताओ मुझे, यहाँ पे आयतन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आयतन, ठीक है। और छिन्नक का आयतन हम पढ़ रहे हैं, किसका छिन्नक का, ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं शंकु का पढ़ रहे हैं। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच, ठीक है, एच छूट गया था, पाई आर क्यूब नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है भैया, एक बार भी से, एक बार फिर से बताइए, फिर से बताइए। देखो R1 कितना दिया है 20, R2 कितना 12, बाल्टी की धारिता कितनी होती है 112 दिया है 12,308.8। अच्छा अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई, फॉर्मूला होता है ना इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2 इंटू H होता है, ठीक है। अब यहाँ से H का मान निकालना है, किसका H का निकालो, तो 22/21, अब इधर जोड़ो 400 जोड़ो तो कितना कितना है 400 में 144 जोड़ो, देखो जीरो गुना करके लिखते हैं, चलो गुना करके लिखेंगे 0,004, ठीक है, 4 4 8, ठीक है मेरे भाई, 2 1 3 3 4 कितना 7, ठीक है, इंटू क्या H, 21 से कटेगा, काट के देखो 7 या 21, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। अब 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, 1 1 2 2 4 नहीं कटेगा, चलो ये कितना आ गया 12
देखो 308.8 है, तो अगर दशमलव को हटा दे तो बट्टा में क्या आ गया 10। अब ये गुना में उधर गया तो भाग में मेरे भाई, बताओ भाग में बदल लोगे तो h बराबर क्या आएगा बताओ। h बराबर आएगा 12 नहीं 30 अब बताओ बट्टा में 10 है, जो गुना में s हो गया तो भाग में नहीं, तो बताओ ये 10 ये सब क्या आएगा नीचे, तो गुने कितना 22 गुने कितना 112 और ऊपर कितना से गुना होगा गुने 3 से। अब गुना भाग अब कटिए फिर से, चलिए 11 से भाग लगाते, 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 कन 11, 11 कन 11, 2 पर 0 20, 11 कन 11 नहीं 9 पर 8 कितना हो जाएगा 98। देखो तो 11 कन 11 1 13, 11 कन 20, 11 कन 11, 11 9 20, 9 8 98, तो 11 8 88 नहीं कटा जी, काटो तो सही से काटो, कटा नहीं किससे कटेगा फिर, इससे कटेगा किससे 22 से नहीं कटेगा क्या, 22 से फिर से 11 दूना कितना होता है 22, देख लेते हैं एक बार, 11 कन 11, 1 पर 3 13, 11 कन 11, 2 पर 0 कितना 20, 20 11 कन 11 कितना आएगा 9 98, तो 11 8 88, तो बच गया कितना 10 8 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा तो हटाओ, किससे भाग दोगे भाग दो, दूसरे ही भाग देते हैं, चलो 11 दूना कितना होता है 22, दूसरे 2 छक्के 12, 0 2 1 2, ठीक है 2 1 क्या होगा 2, 2 पंचे 10, बताओ कैसे हो गया जी, भाग देने में गलती कर देगी, 2 छक्के 12, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, अब किससे लगाओगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर किससे लगाओगे, यहाँ पर 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाओ, बताओ कितना होगा 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से फिर भाग दो, कितना होगा ये मेरे भाई, ये कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ, कितना होगा, 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6, 0 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा तो 28, 4 से लगाओ तो 4 से लगाओ, 4 से लगाओ कितना आएगा 4 1 4, 4 चौका 16, 4 से लगाओ, 4 सत्ते 28, ठीक है 4 सत्ते 28, 4 छक 24, 4 नमा 36, 4 तिया 12, अब कितना है 14, 7 से लगाए, 7 दूना 14, 7 से लगा करके देखो तो, लगा करके देखो 7 से कितना होगा, 7 1 7, 0, 7 नमा 63 और 7 नमा 63, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो, बताओ इसको तो भाग दे करके आराम से एकदम बनाते रहो, क्या करते रहो बनाते रहो, आता है समझ में। सर थंबनेल मैथिली है और हो रहा है अलग, हाँ इसके पीछे कहानी है मेरे भाई, इसके पीछे कहानी है, एक प्यारा सा भाई है जिनका ये सवाल है, बताओ यही कहानी है ना मेरे भाई, चलो और इसी तरह और भाग देंगे, बताओ देखो 1099 है नहीं, इसको अगर आप भाग दे तो कितना से, इधर बच गया कितना 11 दूना 22, 220 बच गया, कितना बच गया 20, इसके भाई इसके जो ऊंचाई जो आएंगे पूरा कट खुट करके बता रहे हैं, पूरा कट खुट करके जो आएगा देखो, और भी लगेगा, 2 से लगे, 2 से तो नहीं लगेगा, अब 11 से भी नहीं लगेगा, तो ये देखो कितना आ जाएगा नीचे, बताओ नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h बराबर 1099, अब बट्टा में कितना हो जाएगा गुने 3, बट्टा में कितना हो जाएगा 10, देखो 11 दूना कितना, ये 2 कटा नहीं, 11 दूना 22, इसको जब भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा 14.98, ठीक है कितना आएगा 14.98 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया, क्या हो गया ऊंचाई, तो एक सवाल हो गया, अब तुम्हारा दूसरा सवाल तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, देखो क्या कहते हैं, अब अगला क्या कहता है, बाल्टी की ऊंचाई तो ज्ञात कर लिए, अब क्या कहता है इसके बनाने में प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल बताइए, इसको बनाने में जो प्रयुक्त चादर लगा उसका क्या बताना है क्षेत्रफल, क्या आप बता सकते हैं,
बताओ इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताएं। क्या कहते हैं सर, इस बार का एग्जाम है, आउट ऑफ सिलेबस आया था, कृपया साल सर यह भी वाला बुक पढ़ा दीजिए। हाँ एकदम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो इसका तुम बना लेना मेरे भाई, इसका अब देखो बाल्टी की ऊंचाई क्या होगा तो बताओ। अरे बनाने में चादर तो लिखेंगे, बाल्टी का, बाल्टी क्या लिखोगे, बाल्टी को बनाने में, नहीं जी चादर का, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, ये ना प्रयुक्त, जो भी बच्चा है ध्यान दोगे, प्रयुक्त चादर का क्या दोगे, चादर का क्षेत्रफल, ध्यान देना, चादर का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ। यहां हो जाएगा देखो बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये तुम्हारा वर्क हुआ, प्लस ये देखो आधार, ये भी ना लगा होगा, आधार का क्षेत्रफल, किसका, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ मेरे भाई, अब आप बताइए बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है आपको, बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है, क्या होता है बताओ जल्दी से, इससे एल निकाल लेना, क्या निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर, सुनो पाई एल इंटू आर प्लस क्या होगा आर, ये फॉर्मूला होता है। अब प्लस क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला बैठाओगे निकाल। हाँ सबसे पहले देखो तुमको एच पता है, ठीक है, एच यहाँ निकाल लिए, आर पता है, इससे पहले क्या हो गया फाइंड करोगे, एल फाइंड करोगे, क्या एल फाइंड करोगे, ठीक है। एल मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, और इसको फाइंड करके इसको निकाल लेना, ठीक है, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताना। चलो समझ में आ गया, चलो तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, इसको नोट कर लेना और इसको बना लेना, ठीक है। सभी बच्चे इसको क्या करना, इसको आगे हल कर लेना, कर लोगे आगे क्या करना, हल एच निकाल दे, आगे हल कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला समझ गए, अच्छे से इसको हल करके एच से क्या निकालोगे, एल, एल निकाल करके इसको फिर क्या करोगे, हल कर लोगे, ठीक है। और बाकी जो सवाल है वो अगले दिन हम आपको बताएंगे और कल की क्लास में करवाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक मन लगा कर पढ़िए और बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है।